नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश की आबो हवा बदल रही है। 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट आए। एनडीए बम्पर जीत के साथ बंगाल में एक ऐसे सूखे को समाप्त किया जिसकी आशा ही नहीं थी। चुनाव में जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, लेकिन चुनाव में तो सुनामी हो गया और स्थिति ये आ गई कि ममता दीदी को अपनी सीट भी गंवानी पड़ी और अब तो उनकी पार्टी लगभग टूट चुकी है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और सबसे पहले तो मैं परिचय करा दूं, जगमोहन जोशी इस समय कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दृष्टि परख न्यूज़पेपर भी चलाते हैं जिसे आप देखते हैं, और इनकी बात, इनके विचार और इनकी खबरों की परख को आप देखते हैं। कोलकाता सहित पूरे देश में जब भी बंगाल के चुनाव पर कुछ भी बात की गई तो इनकी बात सटीक बैठी। और हार्ट ऑफ भारत इसका सबूत प्रमाण पेश कर सकता है कि पूरे बंगाल के चुनाव के दौरान जगमोहन जोशी सर हमारे साथ जुड़ते रहे और जो जो भी इन्होंने कहा वो हुआ। लेकिन बंगाल की आबो हवा बदली तो बंगाल की राजनीति भी बदलती जा रही, और स्थिति यह है कि एनडीए बिना कहे कुछ उस स्थिति में पहुंच रही है जो वो 2019 में थी। अब आप समझते जाइए मैं क्या कहने वाला हूं। 2024 में मोदी 10 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 10 जून मोदी ने 2 साल पूरे कर लिए। और जब बात कर रहा हूं तो एनडीए की एक बड़ी बैठक नई दिल्ली में चल रही है। दूसरी तरफ कुछ बैठकें सोनिया गांधी के आवास पर और राहुल गांधी के आवास पर भी हुई हैं, और ममता दीदी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने अपने भतीजे के साथ, अभिषेक बनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो नतमस्तक हो चुकी हैं। और खबर ये है कि टीएमसी का प्रकारांतर से कांग्रेस में आज नहीं तो आगे चल करके विलय होना तय है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर मोदी के विजन को बंगाल में बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ममता दीदी को लग गया कि अब उनका करिश्मा आगे नहीं चलने वाला। आपको याद होगा जब तमिलनाडु में विजय थलपति जब मुख्यमंत्री बने और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के 2 विधायक उसमें मंत्री बने, तब भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी दक्षिण में बहुत मजबूत दिख रहे हैं और अब उन्हें एनडीए के सामने विकल्प के रूप में पूरे देश को दिखाना होगा कि वो आगे क्या कर सकते हैं। मोहब्बत की दुकान के साथ साथ इस देश का जो स्ट्रक्चर वो बताते हैं, उसको कैसे खड़ा करते हैं। चुनौतियां दोनों के सामने हैं, लेकिन एनडीए भारी बढ़त के साथ बड़ी चुनौती पेश कर रही है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि ममता दीदी जैसे सीनियर नेता को अब राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। जगमोहन जोशी सर हमारे साथ हैं। पहले तो मैं इनसे यही प्रतिक्रिया लूंगा कि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए अपने आप मजबूत हो रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हो गई है वो सबके सामने है, छिपी हुई नहीं है। हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि स्थिति तृणमूल कांग्रेस की अच्छी नहीं है। लोगों में रोष था, उस वक्त लोगों में काफी रोष था। इस बार मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे ऐसे लोग वोटर होते हुए भी पहली बार वोट देने गए, जी, पहली बार उन्होंने वोट दिया, तो ये जो एक रोष उनका था तृणमूल पार्टी की तरफ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ, आज मैं आपको बता दूं बहुत सी चर्चाएं हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस का शायद विलय हो जाए कांग्रेस में। मैं बता दूं, अगर ऐसा हुआ जी, तो कांग्रेस के भी टुकड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर काफी रोष है कि जिस व्यक्ति ने, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़कर एक अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त किया था, एक तरह से पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को उखाड़ दिया था। आज जब ममता बनर्जी इस स्थिति में है
कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो आज वो फिर वापस कांग्रेस की ओर अपना रुख कर रही है। जी 15 साल में पश्चिम बंगाल के अंदर केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी खराब स्थिति में रहे हैं। जी उनके साथ भी काफी हिंसा हुई है। जी जी अब आप बताइए, अगर इनका कांग्रेस में विलय होता है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने चोट खाई, वो कैसे इसको स्वीकार करेंगे? हम्म अधीर रंजन चौधरी सबसे बड़े नेता हैं हम्म पश्चिम बंगाल में, जी लोकसभा के विरोधी दल के नेता थे। वे तो बिल्कुल भी किसी कीमत पर तैयार ही नहीं है। हम्म और एक कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कह दिया कि आप अगर किसी गंदे नाले के पानी को गंगा में मिलाओगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्म अब आप सोच सकते कि स्थिति कहाँ कितनी जटिल हो गई है। जगमोहन जोशी सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। एक बड़ी बात है जो शायद आप भी समझ रहे हैं, कांग्रेस का वजूद है कितना? नहीं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद है ही नहीं। जी और अब उससे भी खराब स्थिति में तृणमूल कांग्रेस आ गई। आज आप देखिए, ये जिन पर भरोसा कर रही है, आज शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ गया, जी आज वो साइनी घोष का भी नाम आ गया। हाँ हाँ अब आप सोचिए, आप किस पर भरोसा करेंगे? इसका मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस एक जमाने में जैसे हुआ था ना कि कांग्रेस मीन्स इंदिरा गांधी मीन्स कांग्रेस, आज वही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की हो गई। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस, दोनों एक ही है, ऐसा कहा जाता है। जोशी सर, आप कुछ ऐसी बातें जो आप कोलकाता में बैठ करके देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या 22 सांसद या 23 सांसद अब बताया जा रहा है, वैसे तो 20 की तो स्पष्ट संख्या बताई जा रही है, जो लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनको अलग बैठने की व्यवस्था दी जाए, ये सब जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उसका एक्सटेंशन कहाँ तक आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो ठीक है कि तृणमूल का एक अलग गुट बन गया है जो एनडीए को समर्थन कर रहा है। वो अलग बैठेंगे भी, इनको मान्यता भी मिल जाएगी, क्योंकि इससे एनडीए मजबूत होगा। एक जो भय हमेशा भाजपा को दक्षिण भारत से, आंध्र प्रदेश से हुआ था, वो डर भी निकल जाएगा। तो वो तो मान्यता इनको मिलनी है। और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और इनका विलय अंततः कांग्रेस में होगा। ये अलग बात है कि इससे कांग्रेस में भी टूट होगी, कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, कुछ और गूढ़ बातें मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो मैं भी देख रहा हूँ। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये जान रहे हैं कि आगे आने वाला समय, उनका आगे आने वाला जो समय है उनका, वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरह है। दोनों ये समझ रहे हैं, भतीजा और बुआ। मुझे लग रहा है कि उससे बचने का एक बड़ा रास्ता उन्होंने कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए चुना। बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। उनका यही एकमात्र मोटिव, और दिल्ली गई भी इसीलिए। अब आप सोचिए कि जो कल तक इंडी गठबंधन को धमकाती थी जी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी स्वीकृति नहीं की, बिल्कुल, और वो कहती थी कि मैं राहुल गांधी को मानती नहीं हूँ, बच्चा है जी। अब वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गई। तो इसका तो मतलब साफ है। अब आज देखिए, अभिषेक बनर्जी कलकत्ता आते तो ये पूरी तैयारी थी कि आज वो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार हो गए होते। अच्छा। एन वक्त पर उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया और वो दिल्ली में ही रुक गए। हो सकता है वो वहां से हैदराबाद चले जाए। तो ये सब अभी चलेगा, लेकिन आप कब तक खेल मनाएंगे? आपको जाना तो है ही और जाना पड़ेगा ही। और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है, खिसक चुकी है। ये जो नया गुट बना है, यही तृणमूल कांग्रेस रहेगा। 2 साल 4 साल ये भी टिका रहेगा, मामला ठंडा होगा और इनका भी विलय
भाजपा में हो जाएगा। खैर जोशी सर, ये तो आप कह रहे हैं 2-4 साल, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर बाकायदा विलय हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो दिल्ली में, ये तो आप कोलकाता का डेवलपमेंट और बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आज अभिषेक बनर्जी आज अर्थात 10 जून को ये कोलकाता एयरपोर्ट पोर्ट पर उतरते तो ये गिरफ्तार कर लिए जाते और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था आने का, जी एन वक्त पर कैंसिल हुआ ये। जी कैंसिल हुआ है। मैं एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, हालांकि ये सूत्रों से और तमाम, अब तो मीडिया में भी इसकी चर्चा है कि ममता बनर्जी को ऑफर हुआ है कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जाए और शुभेंदु अधिकारी, माफ करिएगा, अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी का पद देने की बात कही जा रही है। आपको लगता है क्या इतनी जल्दी कांग्रेस इतना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस भी ठोक ठोक का कदम उठा रही है। कांग्रेस को भी पता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे जो भी थोड़े बहुत आधार बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ये वास्तविकता है कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का बंगाल में नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। कांग्रेस का इतना नुकसान होगा? जी, कांग्रेस का नुकसान होगा। इसका मतलब है तृणमूल के पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जी, उसने तो खो दिया जो कुछ खोना था। वो तो कांग्रेस में आके कुछ पाने की उम्मीद लगा के आई है, मगर नुकसान होगा तो कांग्रेस का होगा। वैसे जोशी सर, आप हंसेंगे, एक बहुत स्थानीय कहावत है, राम मिलाए जोड़ी, एक काना एक कोड़ी। हालांकि ये बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये स्थानीय ये बोलचाल में बोला जाता है। तो स्थिति कांग्रेस और तृणमूल की यही हो गई कि अब जोड़ी तो मिलनी है, मजबूरी है, क्योंकि अगर ये कुनबा परस्ती की स्थिति में नहीं आएंगे दोनों तो बंगाल से तो जाएंगे ही, नॉर्थ ईस्ट में भी इनका वजूद, जो कुछ भी ममता का भी थोड़ा बहुत वर्चस्व असम और इन जगहों पर है वो खत्म हो जाएगा। और ममता को वजूद इसलिए बचाना है क्योंकि वो तो अपनी पारी खेल चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन के उभरे, और जो 20 सांसद बाकायदा जो बातें निकल के आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी के मनमानी के चलते ही ममता बनर्जी से मुंह भंग हुआ है, वो भी इस स्थिति में। तो तृणमूल की जो स्थिति बन रही है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, और ममता ये जान रही है कि ये पारी अगर वो नहीं खेली तो अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। नहीं, अभिषेक बनर्जी ऑलरेडी मुश्किल में पड़े हुए हैं। जेल जाना तय है, कई मामलों में उनका फंसना भी तय है, और मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी जेल से बाहर निकल पाएंगे। उनके इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, वो बचने की उनकी उम्मीद है ही नहीं। सर, एक दो सवाल तो ऐसे भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने आप बंगाल के सीमा से पार करके बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, दोनों सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अमित शाह का जो मिशन है कि बंगाल को हम घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे, वो मिशन भी बहुत कामयाब होता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी और उधर बांग्लादेश में बहुत परेशानी की स्थिति बन गई है। स्वाभाविक बात है, एक खुला बॉर्डर था, लोग वहां से आते थे, चले जाते थे। स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा और बहुत बड़ा जरिया था ये बंद हो गया, तो तकलीफ वाली बात तो हो गई। अब होगा ये कि पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों को खोजा जाएगा और उनको फिर डिपोर्ट किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात होगी, और कुछ तो डर से खुद ही निकल जाएंगे क्योंकि उनको जेल जाने का भय बना रहेगा। इधर जेनजी मूवमेंट आप देख रहे होंगे, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ क्या है, वो एक बस दिखावा था। वो दिल्ली में तो बहुत फ्लॉप्स हो रहा, और अभिजीत दीपिके जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, आपको भी पता होगा। क्या कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से भी एक नई शुरुआत ममता दीदी करने की सोच रही हैं? ऐसा कुछ वहाँ दिख रहा है?
नहीं नहीं, यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब है कि बंगाल पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी और मोदी में हो चुका है। इस स्थिति में जो विकास का एजेंडा है, शुभेंदु अधिकारी की प्रायोरिटी इस समय क्या है? शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मजबूत हो, लोगों को स्वास्थ्य मिले, इलाज मिले, उस पर काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज यहाँ है, उसकी शुरुआत अमूल द्वारा कर दी गई है। करोड़ों का प्लांट यहाँ 20 तारीख को उद्घाटन है। इसके अलावा टाटा को वापस लोग बुला रहे हैं और काफी इंडस्ट्रीज यहाँ आने के लिए तैयार है। तो शुभेंदु का सबसे बड़ा काम अभी काम यही है कि वो लोगों में पूरा विश्वास पैदा करके और अपनी तरफ लोगों को करना, और पश्चिम बंगाल को जो पिछले 15 साल से बिल्कुल धरातल पे चला गया था, उसको ठीक करना, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उन्हें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। आपको लगता है कि बंगाल भी जो है वो बीमारू राज्य से हट करके विकास के उस रास्ते पर जाना चाहता है जिस पर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ लेकर के जा सके? क्या लगता है कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ या अपने बगल में ही हेमंत विश्व शर्मा से आगे जा सकेंगे और इसके आगे का वो बहुत ही क्रांतिकारी कदम हिंदुत्व और विकास के साथ आगे बढ़ने की कवायद करेंगे? देखिए, आपको एक बात बताऊं, ममता बनर्जी का एक बात के लिए तो हमें स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को एकजुट कर दिया। जी, ये तो आपने कहा भी था पहले भी। जी, एकजुट कर दिया। उनका जो मुस्लिम प्रेम, उनका जो अंतिम बयान कि यदि हम नहीं रहे और एक संप्रदाय को हम छूट दे दें तो वो आप लोगों की क्या स्थिति होगी आप सोच नहीं सकते हैं। और इसने पूरे हिंदू कम्युनिटी को संगठित कर दिया। ये तो मैं कहूंगा कि मोदी से भी बड़ा काम ममता बनर्जी ने किया कि हिंदू एक हो गए उनके इस बयान के बाद। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश होने से बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश के जो रिएक्शंस आ रहे हैं सर, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी और केंद्र की, या यूं कहें डबल इंजन की जो सरकार है, वो बांग्लादेश को समझा लेगी या इतना इनडायरेक्ट दबाव बना देगी कि बांग्लादेश कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा? देखिए, बांग्लादेश खुद तो कुछ करता नहीं है, वो चीन के इशारे पर या पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। और उसका इतना बड़ा वजूद है भी नहीं कि भारत के साथ टक्कर ले पाए। सीमा पर अभी भी बदमाशी हो रही है, लेकिन चूंकि बीएसएफ इतने स्ट्रिक्ट है आज के दिन, केंद्र और राज्य सरकार का जो ये मिलन काम हो रहा है, अब बांग्लादेश के लिए सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं होना है। उनकी स्थिति एकदम खराब होनी है वो। लेकिन जोशी सर, एक बात और है, बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं की स्थिति बदतर ही है। बदतर है, अगर और बदतर होगी तो भारत सीधा एक्शन लेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्या ये बंगाल में भी ये माहौल बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ही है। वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करता बंगाल। वहाँ के कट्टरपंथियों को? हाँ बिल्कुल, वहाँ के कट्टरपंथियों। देखिए, वहाँ तो मैक्सिमम कट्टरपंथी ही ज्यादा है। ये तो क्लियर है। एक बड़ा सवाल है, केंद्र ने जिस तरीके से खजाना खोला है और अब तो पता चल रहा है कि बताया ये जा रहा है कि बुलेट ट्रेन कोलकाता भी पहुंचेगी। इन सब चीजों जी, इन अभी सिलीगुड़ी वाला पास हो गया है जी, सिलीगुड़ी कलकत्ते की भी होगी। देखिए, विकास तो होगा। जो दो इंजन की सरकार है, विकास होना निश्चित है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी नीयत साफ है। नीयत साफ है इनकी। जिस नीयत की बात आप कर रहे हैं उसमें अब चार चांद भी लग सकते हैं, क्योंकि जो धड़ा टीएमसी से टूट के आ रहा है वो मोदी के विकास मॉडल के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है और बंगाल का विकास चाह रहा है। ऐसी स्थिति में जो बंगाल के विकास की रूपरेखा है वो अगले 365 दिन में क्या हो सकती है जोशी सर?
देखिए, अभी काकोनी घोष ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम बंगाल का विकास चाहते हैं। हम जो साथ दे रहे हैं वो हमारी जो ये मुद्रा है वो सिर्फ इसलिए है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर हमारे राज्य की प्रगति देखना चाहते हैं, जो पिछले कई सालों से खत्म हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अधिकांश सदस्यों का भी यही मानना है कि पिछले 15 साल में जो स्थिति बनी है हमको उसको सुधारना है। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना चाहिए वो हम करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल का विकास अगले 365 दिन में काफी आगे जाएगा। ये आपको 6 महीने के भीतर दिखाई पड़ेगा। आपने सिलीगुड़ी या अर्थात चिकन नेक का जिक्र किया, वहां पे भी फोकस राज्य सरकार का भी बहुत है और केंद्र का तो है ही है। बिल्कुल 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 ऐसा। अभी परिस्थिति बिल्कुल वहां एकदम उलट हो गई है। वहां के कुछ ऐसे मुद्दे हैं सर जिसमें कट्टरपंथी तो है ही हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, उस क्षेत्र में इतने कट्टरपंथी नहीं है। ये जो बाहरी बाहरी जो जैसे दिल्ली में हुआ, उसने कहा कि हम चिकन नेट ये कर देंगे, वहां लोकल की कोई परिस्थिति खराब नहीं है, वहां ठीक है। ये बाहर के जो लोग थे कट्टरपंथी, वो इसको तोड़ना चाहते थे, इसलिए इस तरह के बयान या इस तरह की बयानबाजी करते थे वो लोग। कुल मिला के वो स्थिति बिल्कुल बिल्कुल बदल रही है। कुल मिला के आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, ये जो टूट की शुरुआत हुई है या जो कुछ अभी दिख रहा है, ये अपनी पराकाष्ठा पर किस स्तर पर जाकर के रुकेगा? जोशी सर इसको बहुत बढ़िया से एनालाइज कर दीजिए। देखिए, पराकाष्ठा की तो क्या बात करें, टूट तो ऑलरेडी हो चुकी है और ये भी तय है कि इनको विलय करना पड़ेगा, इनकी बाध्यता है। और ये भी उतना ही सच है कि इनके विलय के बाद में कांग्रेस टूटेगी। ओके। और कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होगी। तृणमूल तो खत्म हो चुकी है एक तरह से, इनको उठने में अब सपना देखना होगा इनको। मुझे ऐसा लगता है तृणमूल पार्टी एटलीस्ट खत्म हो जाएगी, इनका विलय हो जाएगा और जो विद्रोही गुट है उनका भाजपा में विलय हो जाएगा। तो ये पार्टी बोल के अब रही नहीं जाएगी। बहुत मेरा मानना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात जगमोहन जोशी जी ने बताई है जिसको आप समझ सकते हैं कि अगर तृणमूल का कांग्रेस में विलय हुआ तो बंगाल में जितना भी कांग्रेस है, वैसे तो बंगाल में है ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस नेस्तनाबूत हो जाएगी। और इसलिए कांग्रेस बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है। ममता बनर्जी ने भी कुछ समय मांगा है, बताया ये जा रहा है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की पेशकश है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन इसमें कितना दम है, इस पर अगर आगे कोई घटनाक्रम बढ़ेगा तो जोशी सर के साथ हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनका एनालिसिस, आप इस पर टिप्पणी कीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।